Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, एक बार फटाफट से आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम लोग आरआरबी क्लर्क मेंस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं और भी क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे आरआरबी क्लर्क मेंस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तब तक हम बात कर लेते हैं अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की। अगर हम सितंबर मंथ के अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की बात करें तो हमारी जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 21 सितंबर को, और उसके बाद जो नेक्स्ट बैच है वो स्टार्ट होगी 28 सितंबर को। ये दो बैचेस हमारी स्टार्ट होने वाली हैं, दो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और ये आपका बैंक और एसएससी दोनों के लिए है, बाइलिंगुअल में है, दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगी। इसके अलावा 28 सितंबर को एक और बैच स्टार्ट हो रही है जो बैंक की है, बट ये आपका बंगाली और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो जिनको भी इनरोल करवाना है फटाफट से आप लोग इनरोल कर लीजिए, लिस्ट आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के हमारा आज का सेशन। और आज हम क्या करेंगे, आरआरबी क्लर्क मेंस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर आपने देखा हो तो न्यूज़ में एडीबी बहुत आता है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इनको इतना अमाउंट ग्रांट किया, लोन दिया, समथिंग इस टाइप से न्यूज़ में एडीबी आता रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा करंट था उससे रिलेटेड स्टैटिक पूछ लिया गया कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जब भी हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ते हैं तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि स्टैटिक जीके आपको पूरा रटना नहीं है। स्टैटिक जीके में आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो हमारे करंट से रिलेटेड है। कोई चीज़ अगर न्यूज़ में आती है तो देख लीजिए उसका स्टैटिक क्या है, ठीक है, वही आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मनीला, बीजिंग, टोक्यो या फिर संघई, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जल्दी बताइए। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर मनीला में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। कब हुआ था, 19 दिसंबर 1966 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मनीला में है और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है इनका नाम क्या है, इनका नाम है मासात्सुगु आसाकावा। ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है मासात्सुगु आसाकावा। और ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि एडीबी के करंट प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, हेडक्वार्टर मनीला में है और इस्टेब्लिशमेंट इसका 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। ठीक है, और अगर हम मनीला की बात करें तो ये कैपिटल है किसकी, फिलीपींस की। मालूम है ना आप लोगों को फिलीपींस की कैपिटल क्या है, फिलीपींस की जो कैपिटल है उसका नाम है मनीला। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप लोगों को जब से हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं एक चीज आप लोगों को मालूम हो गया कि जो इंपॉर्टेंट डेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया था कि हिरोशिमा डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है हिरोशिमा दिवस किस दिन मनाया जाता है, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 12 अगस्त या फिर 21 अगस्त। जल्दी बताइए हिरोशिमा डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। इज इट सेलिब्रेटेड ऑन 6 अगस्त, 7 अगस्त, 12 अगस्त और 21 अगस्त। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6 अगस्त। हिरोशिमा डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 6 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अदर डेज की अगर हम बात करें तो 7 अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है। 12 अगस्त को क्या होता है, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे होता है और 12 जनवरी को क्या होता है, नेशनल यूथ डे होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये 12 अगस्त है और 12 जनवरी को क्या होता है, 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे। ठीक है, अगर नेशनल पूछा जाए तो वो जनवरी में होता है और अगर इंटरनेशनल पूछा जाए तो वो अगस्त में होता है। डेट सेम है और हम बात किसकी कर रहे हैं, यूथ डे की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त और नेशनल यूथ डे ये 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर 21 अगस्त की, तो 21 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट डेज हैं अगस्त के जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड ए स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी टू सपोर्ट द गवर्नमेंट्स वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम। गवर्नमेंट का जो एक वॉच प्रोग्राम आया है इसको इनमें से किसने
अनाउंस किया है कि वो उसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो निम्नलिखित में से किसने सरकार के वॉस कार्यक्रम को समर्थन करने के लिए एक विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है, मतलब जो स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी है उसके अनाउंस किया है कि हम वॉस प्रोग्राम के लिए क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। इज इट सेबी, इज इट एसबीआई, इज इट नाबार्ड और इज इट एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? निम्नलिखित में से किसने सरकार के जो वाटर सैनिटाइजेशन और हाइजीन, मतलब ये वॉस का फुल फॉर्म है, वॉस प्रोग्राम का समर्थन करने के लिए एक स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी को अनाउंस किया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाबार्ड। क्या है करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड ने अनाउंस किया है कि हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, रिफाइनेंस फैसिलिटी के थ्रू सपोर्ट करेंगे। चलिए, बाकी जो अदर ऑप्शन है उनका हम एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं स्टैटिक के फॉर्म में। अगर हम बात करें सेबी की, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम फुल फॉर्म क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये सब न्यूज में आते रहते हैं रिपीटेडली, ज्यादातर ये न्यूज में आते रहते हैं। ठीक है, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद हम बात करें एसबीआई, सबको पता है एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देन नाबार्ड, नाबार्ड हमारा ऑप्शन था। नाबार्ड से रिलेटेड न्यूज हमेशा आती रहती है और नाबार्ड का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा भी गया है। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत इजी है याद करना, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप इसको ब्रेक करके याद कर सकते हैं। ठीक है, नाबार्ड का अगर फुल फॉर्म आपको याद करना है तो आप इसको क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक कैसे करेंगे, इसको आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एआरडी से आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो हमारा नाबार्ड है ये क्या है? ये नेशनल बैंक है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। तो एआरडी को हमने ब्रेक कर दिया, ये क्या हो गया? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये नैब क्या है आपका? नेशनल बैंक है ना। नैब से क्या हो गया? नेशनल बैंक। और एआरडी से हो गया एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये हमारा एक तरीके का डेवलपमेंट बैंक है जो एग्रीकल्चर और रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। ठीक है, एडीबी पहला क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड था। इसका फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी हमने पढ़ा था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू इशू कैपिटल टू पब्लिक। पब्लिक को कैपिटल इशू करने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या फिर पंजाब नेशनल बैंक। आपको बताना है पब्लिक को शेयर इशू करने, कैपिटल इशू करने वाला, जनता को पूंजी जारी करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या फिर पंजाब नेशनल बैंक? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। पब्लिक को कैपिटल इशू करने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। एक चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत ज्यादा, है ना। सो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की बात करें तो ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये क्या है? ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने क्या किया है? पब्लिक को कैपिटल इशू किया है। कैपिटल मतलब पूंजी, है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, दैट इज गुड़गांव, है ना। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो पब्लिक को कैपिटल इशू करने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा? याद रखिएगा ओबीसी है। ओबीसी मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डीबीएस बैंक हैज बीन हेडक्वार्टर्ड इन। डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो हमारा डीबीएस बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इज इट यूनाइटेड किंगडम, इज इट स्पेन, इज इट सिंगापुर और इज इट साउथ अफ्रीका? जल्दी बताइए, डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। डीबीएस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो सिंगापुर में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर इज द फेमस टेम्पल ऑफ अंगकोर वाट लोकेटेड। आपको बताना है अंगकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस। इसको पढ़ के आपको करंट से रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ याद आ रही होगी कि हमने कुछ पढ़ा था। अभी बताऊंगी, कोलकाता से रिलेटेड है ना। कोलकाता के मायापुर में कुछ आपका बन रहा है, इसी से रिलेटेड। बताइए आपका जो ये फेमस अंगकोर वाट और ये फेमस टेम्पल है ये कहाँ पर है? अंगकोर वाट, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंबोडिया। कंबोडिया इज द करेक्ट आंसर। ये जो हमारा फेमस अंगकोर वाट टेम्पल है ये कहाँ पर है? ये कंबोडिया में है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें
तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो नॉर्दर्न कंबोडिया में क्या है, सिचुएटेड है। कहाँ पर है ये आपका नॉर्दर्न कंबोडिया में सिचुएटेड है और ये आपका बुद्धिस्ट टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है ये, बुद्धिस्ट टेम्पल है, ठीक है। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 12th सेंचुरी। ये आपका 12th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में क्या किया गया था, बिल्ट किया गया था एज अ हिंदू टेम्पल। और ये आपका डेडिकेटेड है किसको, हिंदू गॉड विष्णु भगवान को डेडिकेटेड ये आपका क्या है, टेम्पल है, ठीक है। ये जो अंगकार वॉच है ये लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है इन दी वर्ल्ड। ये दुनिया का क्या है, आपका लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है और ये 400 एकड़ से भी ज़्यादा की जगह पर क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड करंट में हमारी न्यूज़ क्या आई थी, करंट में हमारी न्यूज़ ये आई थी कि जो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम है ना, ये आपका वेस्ट बंगाल के मायापुर में बनाया जा रहा है और ये आपका जो इस्कॉन है उसका हेडक्वार्टर डिक्लेयर किया जा रहा है ना। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था थोड़ी दिन पहले कि जो टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लेनेटेरियम है ये आपका कोलकाता के मायापुर में क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और इसको क्या किया गया है, जो इस्कॉन है, इस्कॉन के द्वारा इस टेम्पल को बनाया जा रहा है, मतलब इसको ओपन किया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर भी इसको क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। क्लियर हो गया। चलिए अगर हम इसकी बात करें, जो हमारा ये टेम्पल ऑफ मतलब जो मायापुर में ये हमारा टेम्पल बन रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आगरा में जो ताजमहल है उससे और वेटिकन सिटी में जो सेंट पॉल्स कैथेड्रल है उससे भी ये बड़ा है। एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉलेस्ट हिंदू टेम्पल्स इन द वर्ल्ड। और ये दुनिया के सबसे ऊंचे हिंदू मंदिरों में से क्या होगा, एक होगा, ठीक है। और इसको बनाने में जो टोटल लागत है वो कितनी है, $100 मिलियन रुपीज़। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। आपको बताना है इनमें से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है। एक रबी क्रॉप होता है, एक खरीफ होता है, जिसमें पूछा गया है कौन सा खरीफ नहीं है, क्योंकि ये आरआरबी का एग्जाम था तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। आपको बताना है खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है। खरीफ क्रॉप जो आपके बारिश और गर्मी के सीजन में होते हैं, है ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है। इज इट मस्टर्ड, ज्वार, पैडी, सोयाबीन। क्या होगा, इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मस्टर्ड। क्या है करेक्ट आंसर, मस्टर्ड। मस्टर्ड ये आपका खरीफ क्रॉप नहीं है। बाकी ज्वार, पैडी, सोयाबीन ये सब क्या है, आपके खरीफ क्रॉप है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर क्रॉस्ड चेक। आपको बताना है इनमें से क्रॉस्ड चेक के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा गया है। पहला स्टेटमेंट लिखा है इट हैज़ 3 लाइन्स मेड ऑन द टॉप राइट ऑफ द चेक। जो क्रॉस्ड चेक होती है क्या उसके टॉप राइट पर 3 लाइन बनी होती है। आपको बताना है सही है गलत है। देयर इज नो कैश पेमेंट ऑन दिस चेक। ये जो चेक होता है इस पर कैश पेमेंट नहीं होता है। कैश पेमेंट नहीं होता है का मतलब पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज अमाउंट इज मेंशन्ड ऑन द चेक कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पेई। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका अमाउंट चेक में लिखा गया है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, मतलब पेई के बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। ये सही है या गलत है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज द चेक इज नॉट इंडोर्सेबल। ये जो चेक है ये आपका इंडोर्सेबल नहीं है, आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, इंडोर्स नहीं कर सकते हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, है ना। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2। पहला पॉइंट हमारा गलत है। इट हैज़ 3 लाइन। हमारा जो चेक होता है इसके टॉप राइट पर 2 क्रॉस्ड लाइन बने होते हैं, है ना। जिसपे 2 क्रॉस्ड लाइन बने होते हैं उनको हम क्रॉस्ड चेक बोलते हैं। अगर इसके बीच में अकाउंट पेई लिखा होता है तो दैट मीन्स ये कौन सा चेक होता है, अकाउंट पेई चेक होता है। और इन दोनों चेक में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा क्रॉस्ड चेक होता है उसका पेमेंट हम कैश के फॉर्म में नहीं करवा सकते हैं, वो पैसा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये सही है। देयर इज नो कैश पेमेंट ऑन दिस चेक। इस चेक पे कैश पेमेंट नहीं होता है, पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये तीसरा भी गलत हो गया और चौथा भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर सही कौन सा है, दूसरा वाला, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैनी टाइम्स वी रीड इन न्यूज़पेपर दैट सेवरल कंपनीज आर अडॉप्टिंग द FCCB रूट टू रेज द कैपिटल। अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए, पूंजी को और बढ़ाने के लिए कुछ कंपनीज क्या होती हैं वो FCCB रूट को क्या करती हैं, यूज करती हैं, है ना। आपको बताना है FCCB का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, पूंजी को जुटाने के लिए FCCB का रास्ता अपना रही हैं। तो आपको बताना है FCCB का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FCCB। इज इट फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, इट इज फॉरेन कन्वर्टिबल क्रेडिट बॉन्ड, इट इज फाइनेंशियल कंसोर्टियम एंड क्रेडिट ब्यूरो, इट इज फ्यूचर क्रेडिट एंड करेंसी ब्यूरो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। ये होता क्या है, अगर हम FCCB की बात करें तो ये एक स्पेशल कैटेगरी का बॉन्ड होता है। क्या होता है, ये एक स्पेशल कैटेगरी का बॉन्ड होता है जो अलग अलग कंपनीज क्या करती हैं, इसको इशू करती हैं। FCCBs आर इशूड इन करेंसीज डिफरेंट फ्रॉम द इशूइंग कंपनीज डोमेस्टिक करेंसी। जो कंपनी की डोमेस्टिक करेंसी होती है उसके अलावा जो अदर करेंसी होती है उसमें इस बॉन्ड को क्या किया जाता है, इशू किया जाता है, जिसका नाम क्या है, FCCB, है ना। सो FCCBs आर इशूड इन करेंसीज डिफरेंट फ्रॉम द इशूइंग कंपनीज डोमेस्टिक करेंसी। कंपनी की जो डोमेस्टिक करेंसी है, जो घरेलू मुद्रा है, उसके अलावा ये दूसरे करेंसी में क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। जो भी कॉर्पोरेट होते हैं वो क्या करते हैं, फॉरेन करेंसीज को जब रेज करना चाहते हैं ना, तो वो इस बॉन्ड को इशू करते हैं। मतलब अगर कोई भी कंपनी फॉरेन करेंसी को रेज करना चाहती है अपनी कंपनी के लिए, तो वो कौन सा बॉन्ड इशू करेगी, FCCB को इशू करेगी। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एज पर द गाइडलाइंस फॉर लाइसेंसिंग पेमेंट बैंक, a payment bank will initially be restricted to holding a maximum balance of rupees how much per individual customer। मतलब जो पेमेंट बैंक है उसमें कितना डिपॉजिट रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट है, 50,000, 2 लाख, 1 लाख, 10 लाख। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, पर कस्टमर कितना अमाउंट आपका पेमेंट बैंक में मैक्सिमम डिपॉजिट किया जा सकता है एट द एंड ऑफ द डे। ये क्वेश्चन आपका RRB क्लर्क मेंस में आया था और ये क्वेश्चन आपका RRB PO मेंस में भी आया था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये इसलिए आया था क्योंकि पहले इसकी वैल्यू कुछ और थी एंड देन चेंज कर दी गई, इसलिए ये क्वेश्चन आपका आया था। बताइए पेमेंट बैंक में जो मैक्सिमम आपका बैलेंस है, रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट जो अमाउंट है वो कितना है, वो है आपका 2 लाख रुपीज़। पहले ये 1 लाख था, पहले कितना था, 1 लाख रुपीज़ था, और अब कितना कर दिया गया है, 2 लाख रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट अमाउंट है पर कस्टमर एट द एंड ऑफ द डे। इसके बाद अगर हम पेमेंट बैंक की थोड़ी बहुत बात कर लें तो पेमेंट बैंक इसको नचकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पे क्या किया गया था, बनाया गया था। पेमेंट बैंक लोन ग्रांट नहीं करता है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो पेमेंट बैंक है ये आपका सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, टर्म डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब इसमें आप FD वगैरह ओपन नहीं करवा सकते हैं। अगर पेमेंट बैंक अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी दे रहा है FD ओपन करवाने का, तो वो पहले क्या करता है, किसी कॉमर्शियल बैंक के साथ टाई अप करता है, देन वो अपने कस्टमर को FD की फैसिलिटी देता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेमेंट बैंक का, पहला नचकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था, दूसरा ये लोन नहीं ग्रांट करता है, और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि ये सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, टर्म डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ASHA is one of the key components of the National Rural Health Mission to provide every village in the country with a trained female community health activists। आपको बताना है what does ASHA stands for। आप लोगों ने आशा वर्कर का नाम सुना होगा ना, तो ये जो आशा वर्कर है उसमें आशा का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है ना। आशा वर्कर आप लोगों ने सुना है, आशा वर्कर में आशा का फुल फॉर्म क्या है। इज इट एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इज इट एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ वर्कर एसोसिएशन, इज इट एसोसिएशन ऑफ सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट और एक्रेडिटेड सोशलिस्ट हेल्थ एसोसिएशन। सब मिलता जुलता लग रहा है ना। तो बताइए आशा का फुल फॉर्म क्या है, ये आपका एग्जाम में आया था, RRB क्लर्क मेंस में लास्ट ईयर आया था। बताइए आशा वर्कर में आशा का फुल फॉर्म क्या है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्या है इसका करेक्ट आंसर, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सितंबर 2021 में नाजीब मिकाती को कौन सी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। सितंबर 2021 में नाजीब मिकाती को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया। इज इट आर्मेनिया, जॉर्जिया, पोलैंड या फिर लेबनान। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आर्मेनिया, जॉर्जिया, पोलैंड या फिर लेबनान। क्या होगा आंसर। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेबनान, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, लेबनान। लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है नजीब मिकाती। अगर हम लेबनान की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, बेरट है, और करेंसी क्या है, लेबनीज पाउंड, है ना। करेंसी क्या है, लेबनीज पाउंड है, और कैपिटल क्या है, बेरट है। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज NSDC। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम NSDC की बात कर रहे हैं। आपको बताना है NSDC ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है
टू लॉन्च द डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम इन जून 2021। यहाँ पर जो हमारा NSDC है, NSDC का मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन्होंने एक कंपनी के साथ क्या किया, टाई अप किया, पार्टनरशिप किया और फिर इन्होंने अनाउंस किया कि हम एक डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम को क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो आपको बताना है वो कंपनी कौन सी है, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ट्विटर, इनमें से कौन सी कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया था और उन्होंने कहा था कि हम डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम को क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। फेसबुक का मतलब मेटा है ना, तब इसका नाम फेसबुक था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है व्हाट्सएप। क्या है करेक्ट आंसर, व्हाट्सएप। मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, NSDC प्लस व्हाट्सएप, है ना, NSDC प्लस व्हाट्सएप इज इक्वल टू डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या था, इस प्रोग्राम में ये था कि जो भी हमारे सिटीजन है ना, यहाँ पर व्हाट्सएप और NSDC ने कहा था कि जो भी हमारी सिटीजन है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम डिजिटल स्किल प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे इंडिया की यूथ है उनको हम क्या करेंगे, उनको हम ट्रेन करेंगे डिजिटल स्किल पर और उनको हम तैयार करेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना। इसका एम क्या था कि हमारे जो इंडियन यूथ्स हैं उनको हम डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करेंगे जिससे वो इस फील्ड में क्या कर सकें, नए एम्प्लॉयमेंट को ग्रैब कर सकें और नई मतलब रोजगार को पा सकें और अपनी इस स्किल को वो यूज़ कर सकें। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इज अप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रेन। यहाँ से हमें एक आइडिया ये मिल गया कि हमारा जो गवर्नमेंट स्कीम होता है ना, गवर्नमेंट स्कीम से भी रिलेटेड क्या किए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको बताना है एकीकृत बाल विकास सेवाएं निम्नलिखित में से किस बच्चे पर लागू होती है। मतलब यहाँ पर एज पूछा गया है ना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इज अप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर एज, चिल्ड्रेन अंडर 6 ईयर ऑफ एज, चिल्ड्रेन अंडर 10 ईयर ऑफ एज और चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। आपको बताना है ये किन पर अप्लीकेबल होगा। फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चिल्ड्रेन अंडर 6 ईयर ऑफ एज। किस पर अप्लीकेबल होगा ये, चिल्ड्रेन अंडर 6 ईयर ऑफ एज पर ये अप्लीकेबल होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा ICDS है ये एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है इंडिया का, है ना। ये इंडिया का एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो क्या करेगा, जो भी 6 ईयर ऑफ एज ग्रुप के जो भी चिल्ड्रेंस हैं उनकी जो मदर्स हैं उनको वो फूड प्रोवाइड करेगा, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, मतलब ये सारी चीज़ें वो क्या करेगा, बच्चों को और उनकी जो मदर हैं उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। और ये स्कीम आपकी 1975 में क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी। ठीक है, ये स्कीम आपकी 1975 में लॉन्च की गई थी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ई-रूपी इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। हमारा बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो ई-रूपी है इसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, NPCI दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CSIR दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च या फिर नीति आयोग। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ई-रूपी इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है NPCI। क्या है, NPCI दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया। ये जो हमारा ई-रूपी है ये एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट मीडियम है ना। हम मोबाइल फ़ोन के थ्रू या फिर QR कोड, SMS स्ट्रिंग के थ्रू हम इसका यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए। तो ये क्या है, हमारा कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट मीडियम है। किसकी बात हम कर रहे हैं, ई-रूपी की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Who will launch स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 and अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 इन अक्टूबर 2021 इन न्यू दिल्ली। आपको बताना है हमारा ये जो क्या बोलते हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 है, मतलब इन दोनों मिशन का सेकेंड वर्जन इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनसुख मंडाविया, सर्बानंद सोनोवाल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। PM मोदी जी के द्वारा क्या किया गया, इन दोनों स्कीम का जो सेकंड फेज है, जो पार्ट 2 है, इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, सो ये थे हमारे टॉप क्वेश्चंस RRB क्लर्क मेंस में जो पूछे गए थे। इसका भी एक पार्ट और बाकी है और नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है। नेक्स्ट हम आपसे फिर मिलेंगे कल सुबह 6:30 बजे हमारे मॉर्निंग करंट अफेयर क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.